नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सीजी एमसीक्यू का सेट देख रहे थे। देखो अगला सेट क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन इसके आधार पे 25 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है रेडियो के एग्जाम में। तो 25 नंबर में आप लोग काउंट करना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1/4 माइनस मार्किंग करना। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग ये जवाब देना कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना आंसर सही हुआ। पिछले वीडियोस में 2-3 कमेंट आए थे भाई, तो पूरा जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो वीडियो है ना, वो पूरा का पूरा अपना आंसर वहां पे बताना। आउट ऑफ 25 कितना नंबर आपका सही हुआ है। 2-3 कमेंट बस आए थे, 23-24 सही है ना। तो आप लोग भी अपना यहाँ पे देखना, मिलाते जाओ, यहां से एमसीक्यू बनाते जाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर, राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है। सही है पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसके आप ऊपर क्या करना, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, उसको क्या करना, सबसे पहले अंडरलाइन करना। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। अब चलो विकल्प के आधार पर आंसर ले। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, इसे नलवंशी शासकों ने बनाया है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, यह पंचायतन शैली का मंदिर है। अब चारों स्टेटमेंट को पढ़ो और राजिम के राजीव लोचन मंदिर के बारे में क्या क्या फैक्ट पहले जानते हो उसको आप लोग क्या करना, साइड में लिखते जाना, ठीक है। तो राजिम का राजीव लोचन मंदिर जैसे आया, आप लोग को 2-3 पॉइंट के आधार पे सीधा सीधा समझना पड़ेगा कि पृथ्वीदेव द्वितीय के आधार पे इसका एक ताम्रपत्र मिलता है। पृथ्वीदेव द्वितीय का कौन सा ताम्रपत्र जी, पृथ्वीदेव द्वितीय का राजिम ताम्रपत्र, ठीक है, राजिम शिलालेख। इसमें क्या कहा जाता है कि संभवतः यह 700 से 740 ईस्वी तक है ना, इसी के बीच के, इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान में क्या बना है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर बना है। जिसको बनाया किसने है, नलवंशी शासकों ने, नलवंशीय शासकों ने, ठीक है। नलवंशी शासकों में से कौन, तो याद रखना नलवंशी शासक में विलास तुंग के द्वारा, विलास तुंग के द्वारा, ठीक है। और पृथ्वीदेव द्वितीय का जब आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ तो इसमें क्या कहा गया कि राजिम का राजीव लोचन मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। किसके द्वारा, उसका सेनापति एक था जगतपाल देव। कौन था, जगतपाल देव, ठीक है। तो इसके संबंध में ये 3-4 फैक्ट आपको जानना पड़ेगा। और इसमें जो गर्भगृह में मंदिर है वो भगवान विष्णु जी की मंदिर है। कौन सी मंदिर है, भगवान विष्णु जी की मंदिर है। और कौन सी शैली से बनाया गया है, तो याद रखना पंचायतन शैली से, ठीक है। नागर शैली, पंचायतन शैली, ये सब जानते होगे ना। तो उसमें से एक शैली ये पंचायतन शैली से बना हुआ है। तो 3-4 फैक्ट इसके बारे में क्या जानना है। सबसे पहले नलवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया है। नलवंशी शासक में कौन, विलास तुंग। इसका डेट कब से कब देखने को मिलता है, 700 से 740। लेकिन इसका जीर्णोद्धार हुआ है पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन काल में। उनका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है राजिम का, और उसका जो सेनापति रहेगा जगतपाल देव, वो क्या करेगा, इसका जीर्णोद्धार करेगा, ठीक है। इसके संबंध में इतना समझे। फिर क्या जानना है कि इसके गर्भगृह में किसका मंदिर है, इसके गर्भगृह में किसकी मूर्ति है, तो भगवान विष्णु जी की मंदिर है, मूर्ति है। और कौन सी शैली से निर्मित है, तो याद रखना पंचायतन शैली से निर्मित है, ठीक है। तो ये 4-5 बिंदुओं के आधार पे इसको समझेंगे। अब उसके आधार पे क्या देखो, स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखो, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ है। तो 12वीं शताब्दी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी के आसपास देखो, है ना। 700 से 740 ईस्वी, विलास तुंग नलवंशी शासक। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने को गलत दिख रहा है,
क्या बोल रहा है, 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है क्या? नहीं, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण नहीं हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इसे नलवंशी शासकों ने बनाया है। ठीक, बिल्कुल सही दिख रहा है, इसे नलवंशी शासकों ने बनाया। और नलवंशी शासक कौन? विलास तुंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विलास तुंग के द्वारा। ठीक, ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर 2। फिर तीसरा स्टेटमेंट देखो, क्या इनमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है? तो भगवान रामचंद्र की मूर्ति है क्या? नहीं। किसकी मूर्ति है जी? भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पे बनवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, गलत दिख रहा है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो बिल्कुल सही है, पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, तो इन 4-5 बिंदुओं के आधार पे इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला स्टेटमेंट अपने को क्या दिख रहा है, गलत। 12वीं शताब्दी ना होकर के ये 8वीं शताब्दी, 700 से 740। दूसरा, इसे नलवंशी शासकों ने बनाया है, बिल्कुल सही है। कौन है? विलास तुंग। किसने बनाया? विलास तुंग ने। तो ये ऑप्शन सही दिख रहा है अपने को। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, तो इसमें किसकी मूर्ति है? विष्णु जी की मूर्ति है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने को गलत दिख रहा है। आई भी नंबर का देखो, यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो ये भी सही दिख रहा है। तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 2 और 4, ये सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है देखो 2 और 4? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, 2 और 4? है ना, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 और 4। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन सा सुमेलित होगा ये देखेंगे, है ना। एक तरफ क्या दिया हुआ है, शासक दिया हुआ है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, संबंधित अभिलेख दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ शासक दिया है, एक तरफ संबंधित अभिलेख दिया है। तो नरेंद्र का याद रखना, पीपरदुला ताम्रपत्र प्राप्त होता है। कहा? नरेंद्र का पीपरदुला ताम्रपत्र। इंद्रबल, तो इसको कैसे याद कराया था, देखो बल लगा करके याद किया था क्या हम लोगों ने? तो इंद्र बल, बल से बल लगा, लगा से यहाँ पे याद रखना मलगा। ठीक है, और ये मलगा कहाँ पे है जी? तो बिलासपुर में है। क्लियर, मलगा कहाँ पे है? बिलासपुर में। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इंद्र बल का क्या, बल लगा करके याद किए थे, बल लगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीवर देव, तीवर देव का जो तीवर देव है उसको कौन सा, इसका ताम्रपत्र कौन सा था जी? तो तीवर देव बड़ा आदमी था करके याद किए थे क्या? तीवर देव बड़ा आदमी था, बड़ा आदमी से बोड़ा, है ना, बड़ा आदमी से बोड़ा याद किए थे। क्लियर, तो सी का क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा। और नन्न राजनीति का अड़भार ताम्रपत्र हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 इसको हम लोग क्लास में समझाया था मैं आपको, ट्रिक से याद रखना इसका ताम्रपत्र ये, है ना। तो ये सब याद रखना। पहले ए का क्या हो जाएगा, ए का दिख रहा है अपने को, एक इंद्रबल, बल से बल लगा, 2 तीवर देव बड़ा आदमी था, बड़ा आदमी से आई भी। ठीक है, और नन्न राजनीति का क्या था, अड़भार ताम्रपत्र। तो ये कौन सा हो जाएगा, 3। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1, 2 आई भी और 3। 1, 2, 3 और 4 ये गलत हो जाएगा, है ना। 1, 2 आई भी और 3, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है क्या, ये सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या पूछा जा रहा है, जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं को सही जोड़े में हम लोग लिखेंगे। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो रामायण कालीन स्थल है उनमें पहले 75 टोटल जगहों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से 10 जगह क्या हो गए हैं, सुचारू रूप से अभी निर्माण उनका कंप्लीट हो गया। बचे हुए फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कितने का किया जाएगा, 42 किया जाएगा। थर्ड फेज में बाकी बचे हुए जगहों को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये इसके टोटल स्थल हैं, लेकिन ये स्थलों के बारे में, किलोमीटर के बारे में या इसके डेट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है, कौन सा स्थल है और उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या पूछ रहा है, कौन सा स्थल है और क्या उसकी विशेषता है। पहला क्वेश्चन की देखो, ऑप्शन नंबर ए, लौह कुश का जन्म। ठीक है, तो लौह का जन्म कहाँ हुआ, और पहला ए। दूसरा देखो क्या पूछ रहा है,
कि श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई, है ना। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है। अब चलो एक एक करके मिलाते जाते हैं, है ना। और लास्ट वाला एक ऑप्शन देखो, सॉरी 10 डी नंबर का क्या पूछ रहा है, अत्रि मुनि का आश्रम, है ना। तो अब हम लोग मिलाते हैं एक एक करके, ठीक। तो सबसे पहले लौह कुश का जन्म कहाँ हुआ था जी, हर किसी को पता है ना। वाल्मीकि ऋषि जो आश्रम है कहाँ पे, तुरतुरिया, कहा तुरतुरिया, ठीक है। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम संभाग है और उसमें से जो दक्षिणतम क्षेत्र है रामाराम सुकमा, वहां पे क्या किया जाएगा, पूजा किया जाएगा, ठीक है। लोमस ऋषि का आश्रम, तो लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है जी, राजिम में देखने को मिलता है, ठीक। और अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम देखना, जब आप कोरिया वाला क्षेत्र में एंटर करते हैं श्री राम प्रभु, तो वहां पे एक कुटिया बना करके रहते हैं कौन, अत्रि मुनि, ठीक। और उसी अत्रि मुनि के समीप ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, ठीक। तो अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है, सीतामढ़ी हरचौका के पास, कहाँ पे, सीतामढ़ी हरचौका। अब इस आधार पे देखो आप ऑप्शन मिलाते जाओ, ए का क्या दिख रहा है अपने को, ए का आई भी दिख रहा है क्या, बी का देखो श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा रामाराम सुकमा में किया जाएगा, तो बी का क्या दिख रहा है अपने को, 3 दिख रहा है, ठीक है। बी का क्या दिख रहा है, 3। सी का देखो लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है, राजिम में, तो सी का क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। डी अत्रि मुनि का आश्रम दिख रहा है सीतामढ़ी हरचौका, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो इस आधार पे आप, इस आधार पे क्या करोगे आप, इसको मैच करोगे। ए का क्या दिख रहा है, आई भी, बी का क्या दिख रहा है, 3, सी का क्या दिख रहा है, 2। तो 4 3 2 और 1, उल्टा रिवर्स गियर में चल रहा है ना। तो 4 3 2 और 1 कहां पे है, देखो ऑप्शन नंबर 4 3 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या आपने को, 4 3 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, कलचुरी कालीन रतनपुर में शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से निम्न गढ़ों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका कुछ ट्रिक बनाया था क्या मैं, जो 18-18 गढ़ थे उसको डिवाइड किए थे अपन उत्तर से और दक्षिण से, है ना। तो यहाँ पे कुछ याद करवाया था मैं आपको, याद करो, के एल राहुल करके याद करवाया था, कुछ याद आ रहा है, के एल राहुल करके। तो ये 2 जगह से भी आपका ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। के से क्या था, खरौद, के से क्या था, खरौद, एल से क्या था, लाफा, ठीक है। एल से क्या था, लाफा, ठीक है। तो ये खरौद, लाफा और इसी के साथ साथ छुई और पंडर भाटा, इसी ऑप्शन के आधार पे आपका बन जाएगा। खरौद और लाफा कहाँ पे है देख लो, लाफा यहाँ पे दिख रहा है, खरौद दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। खरौद लाफा एक ऑप्शन में दिख रहा है, छुरी पंडर भाटा ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा अपने को दिख रहा है, ठीक है। 18-18 गढ़ों में विभाजित किया जाता है, उसको मैं ट्रिक से याद करवाया था। यहाँ पे वो पूरा डिटेल 36 गढ़ आपको याद कराने में 1 घंटा लग जाएगा, है ना। तो उसको अभी रहने देते हैं, फिलहाल के राहुल करके याद रखे रहना, के से क्या हो जाएगा वहां पे देख लेना, के से और एल से। 5वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम के अनुसार क्या करना है, जमाना है। यूट्यूब में इसका फ्री क्लासेस है, इसका हम लोगों ने पूरा 23 राजा को ट्रिक से याद किया था, है ना। अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर है, कुछ याद आया, ठीक है। नहीं याद आ रहा होगा, प्लेलिस्ट में है, जाकर के आप काकतीय राजवंश देखो, पूरा 23 राजाओं को आपको क्रम से याद करवाया गया है, ठीक है। अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर है ना। तो इसके आधार पे देखना, इसको ऑप्शन के आधार पे जमाओ। तो सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है अपने को, पुरुषोत्तम देव, भैरम देव, प्रताप राजदेव, ठीक है, प्रताप राजदेव और कौन सा, नरसिंह देव, ठीक। तो इसमें से सबसे पहला कौन सा था, अभी हम भी पुरुषजन, हम भी, भ से आ रहा है भैरम देव, एक होता है भैरव देव, भैरव देव लास्ट में आएगा भाई, है ना, भैरव देव, और एक होता है भैरम देव, भैरम देव लास्ट तरफ आएगा। तो अभी हम भी पुरुषजन, तो पहले भैरव आएगा, है ना। पुरुष जन बोल रहा हूं, पुरुष जन बोल रहा हूं, मतलब पुरुष से पुरुषोत्तम देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव,
पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम देव। तो ऑप्शन नंबर 2 और 1, ऑप्शन नंबर 2 और 1 देखो दो जगह है क्या, 2 और 1 है ना। अब इसके बाद देखो प्रजा के वीर हैं, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, ठीक। तो प्रताप राजदेव दिख रहा है क्या, तो 3 सही नहीं होगा है ना। प्रजा के वीर हैं तो ये प्रताप है, प्रजा नहीं है ना। क्लियर। तो इसका हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है वो लास्ट में आएगा, ये वाला ऑप्शन अपने पास क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक। अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, जन जय सिंह देव, न से नरसिंह देव, प्रजा से प्रताप राजदेव, ठीक है। अभी हम भी पुरुष जन, अभी हम भी पुरुष जन, ठीक है, प्रजा के वीर हैं। तो देखो सबसे पहले ज वाला आ रहा है जयसिंह देव, न से नरसिंह देव, प्रजा से प्रताप राजदेव, तो ये प्रजा वाला लास्ट में आ रहा है क्या, ठीक। तो इस आधार पे देखो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले भैरव देव आएगा, उसके बाद कौन आएगा, पुरुषोत्तम देव, फिर कौन सा आएगा, नरसिंह देव, लास्ट में कौन आएगा, प्रताप राजदेव, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आधार पे आप क्या करोगे, अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या करना, ऑप्शन सेट करना जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3, ठीक है, 2, 1, 4 और 3। क्लियर, समझ में आया। छठवां नंबर का देखो परलकोट विद्रोह के संबंध में। तो सबसे पहले परलकोट विद्रोह के बारे में क्या, परलकोट से परल से 25 याद रख सकते हैं, 1825, ठीक है, प से 25 याद रख सकते हैं क्या, 1825 परलकोट का विद्रोह, 1825 परलकोट का विद्रोह। ऑप्शन पढ़ो, उसके आधार पे क्या करना है आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो क्लियर कट अपने को क्या दिख रहा है जी, देखो एक डेट दे रहा है 20 जनवरी 1825, एक डेट दिया है आपने को 24 दिसंबर 1825, ठीक है। तो पहले कोई योजना बनाएंगे तो उसके लिए कमिटी पहले बैठती है ना। ऐसा नहीं कि कल पाकिस्तान में आक्रमण करना है तो सीधा जाके घुस के थोड़ी मारोगे, पहले क्या करोगे, उसका एक प्रारूप बनाओगे कि सर्जिकल स्ट्राइक करोगे है ना, या नदी वाला कुछ करोगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। तो प्रारूप तैयार करने के लिए सबसे पहले बैठक होगी, तो बैठक होगी तो देखो 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, किसके खिलाफ, अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ, किसके खिलाफ, अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ। पहले क्या करेंगे, आदिवासी इकट्ठा होंगे और उसके आधार पे योजना बनाया जाएगा। और बस्तर के प्रभारी कौन, सुप्रिंटेंडेंट चांदा के कैप्टन पीब की सहायता से उसका क्या मांगेंगे, उसका हेल्प मांगेंगे कि भाई हम लोग का थोड़ा हेल्प कर दो है ना। फिर 20 जनवरी 1825 को जमींदार गेंद सिंह को क्या किया जाता है, उसके संबंध में फांसी दे दी जाती है। क्यों फांसी दे दी जाती है, भाई एक आवाज उठ रहा है तो एक आवाज को नहीं दबाओगे तो लाखों लोग आवाज उठाएंगे है ना। तो इससे पहले ही जो हम लोग का डर है वो डर का माहौल खत्म हो, उससे पहले हम लोग कुछ ऐसा कांड करते हैं कि और आवाज ना उठा पाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लोग को टपका देते हैं भाई, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहले जमींदार गेंद सिंह को फांसी दे दी जाती है। और संभवतः ये बस्तर के क्या है, प्रथम शहीद है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, लेकिन बस्तर के क्षेत्र के प्रथम शहीद गेंद सिंह को माना जाता है, ठीक है। दीवान, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही, तीनों स्टेटमेंट जब सही दिख रहा है तो अपने पास क्या बचा, एक ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा जी, दीवान लाल कालिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दीवान लाल कालिंद्र और सुवर्ण कुमारी देवी 1910 का भूमकाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1910 भूमकाल विद्रोह, ठीक है, भूमकाल विद्रोह, गुंडा दो, ठीक है। तो ये 1910 का घटनाक्रम है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, गलत दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। 1, 2 और 3 सही होगा, डी क्या हो जाएगा, गलत होगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगा करके क्या देना है अपने को, सही जवाब देना है। सबसे पहले देखो रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण किसके शासनकाल में होगा, एगन्यू के शासनकाल में होगा। एगन्यू के शासनकाल 1818 है ना। ये क्या किया जाएगा, रतनपुर से रायपुर का राजधानी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इस राज्य का मराठा आक्रमण कब होगा जी, तो 1741 का
कुछ डेट पढ़े हो क्या? रघुनाथ सिंह बेचारा रहता है ना, एक तो बूढ़ा रहता है, उसका बेटा मर गया होता है, ऐसी गम में शोक में डूबा हुआ रहता है। अब जो पहले से दुखी है उसको जाकर के और कितना दुखी करेगा। तो उसकी होशियार लोग निकलते हैं कौन? उनकी जो दो बीवी रहती हैं, ठीक है, लक्ष्मण कुंवर और पदम कुंवर। वो क्या करते हैं, अभी हमारा जो राजा है वो बेचारा, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, एक तो बूढ़ा ज्यादा हो गया है, लड़ने की हालत में नहीं है। वो क्या करेगा, जाके चुपचाप सफेद झंडा लहरा देगा और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देगा। तो यहाँ पे उनकी जो दो रानियां रहती हैं वो थोड़ा होशियार निकलती हैं, है ना, और चुपचाप आत्मसमर्पण कर देती हैं, नहीं तो पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया होता। ठीक, 1741 का घटना समझ में आया। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था, तो सूबेदारी व्यवस्था याद रखना 1788 से 1818 तक ये क्या करेगा, सूबा शासन चलेगा। अब सूबा शासन सूबेदारी व्यवस्था चलने का इसका भी एक रीजन रहता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सूबा शासन सूबेदारी व्यवस्था, तो सूबा शासन में जो बैंको जी भोसले है उसका एक बड़ा भाई रहता है ना, और उसका बड़ा भाई कौन सा, ये दोनों लोग रहते हैं आपस में मिलजुल के, कहाँ पे, नागपुर में। अब जब नागपुर में रहते हैं तो उसका बड़ा भाई निकलता है होशियार, वो क्या बोलता है, जाके मैं आता हूँ घूम के, है ना। ठीक, तो घूमने कहाँ आता है, छत्तीसगढ़ आता है। जैसे ही आता है तो उसको ऐसे तरीके से षड्यंत्र लगा करके मारते हैं, किसी को पता नहीं चलता। अब वो उसका जो छोटा भाई रहेगा वो डर जाएगा बेचारा, अरे भैया मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरा भी ऐसी किसी को पता नहीं चलेगा, उड़ा देंगे तो, है ना। तो वो एक चाल चलता है कि नहीं, मैं यहाँ रह करके क्या करूंगा, छत्तीसगढ़ का नियंत्रण स्थापित करना। तो उसके लिए एक ठेकेदारी व्यवस्था टाइप का क्या करते हैं ये लोग, योजना चलाते हैं, जिसको कौन सा बोला जाएगा, सूबेदारी व्यवस्था, जिसमें शासन प्रत्यक्ष रूप से ना कर करके नागपुर में रह करके क्या किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है छत्तीसगढ़ के एरिए को। ये डेट कब से कब देखने को मिलता है, 1788 से 1818। ठीक है, समझ में आया ये डेट क्रम। अब इसको हम लोग को क्या करना है, काल क्रमानुसार जमाना है। सबसे पहले कौन सा दिख रहा है अपने को, देखो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, ये सती प्रथा उन्मूलन लास्ट में होगा, है ना, सीधा सीधा ये लास्ट में होगा। क्लियर, 1830 क्लीमेंस के द्वारा, और 1828 में, है ना, विद्यासागर के द्वारा। तो ये सब सती प्रथा उन्मूलन सबसे लास्ट में होगा। पहले कौन सा घटना दिख रहा है अपने को, देखो 1741 वाला। 1741 इस राज्य पर मराठा आक्रमण हुआ, दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का देखो ऑप्शन बी में भी दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है। ऑप्शन बी में और सी में देखो तीसरा तीसरा दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो तीसरे में आपको ज्यादा डाउट नहीं करना है। और उसके बाद देखो हम लोग को क्या 1818 पहले दिख रहा है क्या, तो पहला वाला ऑप्शन जहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कब की घटना है, लगभग 1828 से 30 के आसपास की घटना है, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा। क्लियर, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसको अपने को काल क्रमानुसार जमाना है। अब एक क्वेश्चन को बनाने के पीछे आपको चार चार पांच पांच थ्योरी जानना जरूरी है, इसीलिए जब भी अध्ययन करो तो इसको एक गहराई से, एक फ्लो चार्ट के, एक माइंड मैप के आधार पे तैयार करना। क्लियर, समझ में आया। तो 7वें नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वें नंबर का क्या बोला जा रहा है, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले तो अंडरलाइन क्या करना है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला देखो, भू राजस्व के लिए मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया गया, जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किया गया। तो जेल वाला भी, न्याय व्यवस्था भी, भू राजस्व के लिए भी मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया था 1868 के आसपास, है ना। ठीक, तो ये तीनों व्यवस्था किया गया था, लेकिन सिंचाई के लिए कोई व्यापक प्रबंध नहीं किया गया था। ठीक है, जेल प्रशासन के लिए पुलिस जेल, पंजाब जेल मैनुअल लागू किया गया, है ना। कैदियों की संख्या के आधार पे इमारतें बनाई गई, जिसका कार्यकाल 1 साल से ज्यादा हो जाता है क्रिमिनल, उसको नागपुर भेज दिया गया। तो ये सब जेल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया था, न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया था, मालगुजारी बंदोबस्त 1868 के आसपास चालू किया गया था। कौन सा नहीं किया गया था, तो सिंचाई के लिए व्यापक प्रबंध जो था वो नहीं किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो यही पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, सिंचाई में व्यापक प्रबंध सही नहीं है। ठीक है, 8 तक हो गया। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है,
कौन सा सही है पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का कारक था। ठीक है, तो सबसे पहले जब प्ले लिस्ट में भी देखना, वीडियो जब बनाया था मैं एक इसके बेस पे, किसके अधिवेशन के बेस पे क्वेश्चन, तो हम लोग पूरा 1920 तक लेकर के कितना अधिवेशन हुआ है, कैसे हुआ, उसको ट्रिक के माध्यम से याद किए थे, है ना। तो उसमें से एक मैं बताया था 1891 का कहाँ होगा जी, 1891 का अधिवेशन नागपुर में होगा, नागपुर में होगा। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, पी आनंद चार्लू जी के द्वारा, पी आनंद चार्लू जी के द्वारा। और मुख्य इनका उद्देश्य क्या होगा, तो जो कर बढ़ा हुआ है ना, उसको कम करना, ठीक है, सिंचाई के लिए व्यवस्था करना, इन सब का उद्देश्य के आधार पे क्या किया गया, 1861 में नागपुर में अधिवेशन किया गया पी आनंद चार्लू के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की संख्या निश्चित नहीं थी, लोगों की संख्या निश्चित नहीं थी, है ना। कई बुकों में कुछ और आंसर देखने को मिलता है, लेकिन लोगों की संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं थी। तो पहला देखो क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 में नागपुर अधिवेशन राजनीतिक, ठीक है, ये अपने पास ये सही दिख रहा है, 1861 का नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की, पी आनंद चार्लू ने की थी, ये भी सही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, ये अपने पास गलत दिख रहा है, ठीक है, ये अपने पास गलत दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 कहाँ पे दिख रहा है जी, 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में सही दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में सही दिख रहा है, 1 और 3 सही हैं, ठीक है। अगला देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय घटनाक्रम और उससे संबंधित व्यक्ति देखते हैं, ठीक है। पहले देखो वकालत का त्याग, वकालत का त्याग, ठीक है, तो इसके संबंध में देखना, वकालत के त्याग, राय साहब की पदवी का समर्पण, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र, रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी। एक एक करके समझते चलते हैं हम, ठीक है। रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी किसके द्वारा, अंजुम बेगम जी के द्वारा किया जाएगा, किसके द्वारा, अंजुम बेगम जी के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई, तो 7 से याद रखना 14 अक्टूबर के आसपास, है ना, अक्टूबर के आसपास रायपुर के रावण भाटा मैदान में क्या किया जाएगा, अंजुम बेगम के द्वारा खादी प्रदर्शनी किया जाएगा रायपुर के रावण भाटा मैदान में, ठीक है। पहला अपने पास दिखा। विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र, तो किसके द्वारा, बाजीराव कृदंत जी के द्वारा किया जाएगा, धमतरी क्षेत्र से, ठीक है, धमतरी महासमुंद क्षेत्र से, धमतरी महासमुंद क्षेत्र से क्या किया जाएगा, विधानसभा की सदस्यता बाजीराव कृदंत जी के द्वारा त्याग किया जाएगा। अब इसमें याद रखना राय साहब की पदवी, राय बहादुर की पदवी, तो इसके लिए याद रखना राय साहब की पदवी के लिए, राय साहब की पदवी के लिए कौन कौन, वामन राव लाखे, वामन राव लाखे जी के द्वारा, ठीक है, वामन राव लाखे, एक व्यक्ति, कल्याण जी, मुरार जी, क्या याद रखना, कल्याण जी, कल्याण जी के द्वारा, मुरार जी के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है, सेठ गोपी किशन, इन सब के द्वारा राय साहब की पदवी त्याग दी जाती है, ठीक, क्लियर। अब इसके आधार पे अपने को क्या करना है, ऑप्शन के आधार पे जमाना है। सबसे पहले देखो वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया जाएगा, राय साहब की पदवी त्याग दिया जाएगा वामन राव लाखे जी के द्वारा, फिर इनको जो जनता है वो लोकप्रिय की उपाधि देंगे, है ना। विधानसभा का त्याग पत्र, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र बाजीराव कृदंत जी के द्वारा धमतरी महासमुंद क्षेत्र से, रायपुर में रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी 7 से 14 फरवरी किसके द्वारा किया जाएगा, अंजुम बेगम जी के द्वारा किया जाएगा। इस आधार पे देखो ऑप्शन किस आधार पे जमाएंगे, वकालत का त्याग ए का क्या याद रखना 2, राय साहब की पदवी बी का क्या याद रखना 1, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र 4, रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी ये याद रखना 3। तो 2, 1, 4 और 3 कहाँ पे है, 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 2, 1, 4 और
3, 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, देख लेना है ना। 2 1 4 और 3 दो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में और डी में। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये देख लेना, आप लोग सुधार लेना इसको, है ना। 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3 दोनों दिख रहा है। क्लियर, इसको थोड़ा देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी या डी दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक, 11 नंबर का देखो, सही जोड़ी का चयन करें। किसका सही जोड़ी का चयन करें? मिट्टी और उसके बाद उपयुक्त फसल। जब मिट्टी वाला चैप्टर में पढ़ा रहा था तो मेंस के अकॉर्डिंग भी आपको कैसे याद रखना है, प्री के अकॉर्डिंग भी कैसे याद रखना है, ये बताया था। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी में मुख्यतः किसकी फसल होगी जी? तो लाल पीली मिट्टी में धान की फसल होगी। मुख्यतः किसकी फसल होगी? धान की फसल हो गई। बलुई मिट्टी जो है वो बस्तर के क्षेत्र में था क्या? बस्तर दंतेवाड़ा के क्षेत्र में बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी थी। तो लाल बलुई मिट्टी याद रखना, ये क्या था? लाल बलुई मिट्टी। तो इसका याद रखना, ज्वार बाजरा मोटा अनाज, है ना, कोदो कुटकी, इन सब का क्या किया जाता है? बस्तर के क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी में मुख्यतः किसका यूज किया जाता है, किसका फसल का उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं और गन्ना का याद रखना। काली मिट्टी गेहूं या गन्ना, काली मिट्टी गेहूं या गन्ना। लेटेराइट मिट्टी पाट प्रदेश वाला क्षेत्र में था क्या? पाट प्रदेश वाला क्षेत्र में था, और क्या था? चाय बगान, चाय बगान के लिए, है ना, चाय बागवानी फसल के लिए था। तो ए का क्या दिख रहा है अपने को? 4, बी का क्या दिख रहा है? 3, सी का क्या दिख रहा है? 1, और डी का क्या दिख रहा है? 2। तो 4 3 1 2 कहां पे दिख रहा है? 4 3 4 3 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1 है, इसको सुधारना। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, ठीक है, लेटर राइट, डी का 1, डी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 का। लाल पीली मिट्टी में धान की फसल, बलुई मिट्टी में बाजार मोटा अनाज कोदो कुटकी, काली मिट्टी में गेहूं गन्ना, काली मिट्टी में गेहूं गन्ना, लेटेराइट मिट्टी में जो बागवानी फसल है उसका किया जाता है। ठीक है, अब कोपेन, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है जी? तो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बताया था मैं, नम क्षेत्र वाला आता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा मैकल रेंज में। ठीक है, अधिक दक्षिण के क्षेत्र में जसपुर और रायगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, जसपुर के क्षेत्र में और रायगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, और मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्यम वर्षा, है ना, ये सब बताया था क्या मैं। और नम पर्णपाती वन कहाँ पे पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ये कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाएगा छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 13 नंबर का देखो, नदी के आधार पे क्या करना है अपने को? क्रम जमाना है, महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों का विवरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कहां से कहां जाएगा जी? महानदी जो है वो 11 जिलों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, कौन सा? तो सबसे पहले आता है धमतरी, धमतरी से कहां जाएगा? कांकेर, कांकेर से लौट करके फिर कहां आएगा वो? हल्का सा धमतरी के पास बालोद, है ना, फिर कहां जाएगा? गरियाबंद, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ठीक है, इधर से होते हुए गुजरता है सारंगढ़ बिलाईगढ़ से। लेकिन वहां पे कुछ कुछ जगह है जो क्या है? महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो कहां कहां गया जी? ये ऑप्शन के आधार पे सिरपुर देखो कहां पे है? महासमुंद में। ठीक है, दूसरा देखो राजिम कहां पे है? गरियाबंद। ठीक है, शिवरी नारायण बलौदाबाजार, सॉरी शिवरी नारायण याद रखना जांजगीर चांपा के क्षेत्र में, जांजगीर चांपा। और पलारी कहां है? बलौदाबाजार। पलारी कहां है? बलौदाबाजार। अब ये जगह तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहले देखो ये कहां जाएगा? धमतरी।
कहाँ जाएगा? धमतरी। धमतरी से कांकेर, कांकेर से ये फिर हल्का सा धमतरी जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? बालोद। इधर फिर याद रखना गरियाबंद, कहाँ जाएगा? गरियाबंद। गरियाबंद के ऊपर महासमुंद, ठीक है, गरियाबंद के ऊपर महासमुंद। महासमुंद के बाद ये कहाँ जाएगा? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से ये फिर कहाँ जाता है? जांजगीर चांपा। तो ये इसका क्रम ऐसे याद रखना, धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार। तो गरियाबंद में क्या है जी? राजिम। सबसे पहले क्या पड़ेगा? राजिम, ठीक है। महासमुंद दिख रहा है, महासमुंद में क्या पड़ेगा अपने को? सिरपुर, ठीक है। उसके बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में पलारी दिख रहा है अपने को। लास्ट जांजगीर चांपा दिख रहा है, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण। इसी के आधार पे आपको जमाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों को दर्शाइए, इधर से इधर, ठीक है। तो सबसे पहले गरियाबंद दिख रहा है, महासमुंद दिख रहा है। गरियाबंद में राजिम, महासमुंद में सिरपुर, बलौदा बाजार पलारी और जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण। राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या? ये सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तो नदी है और उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है ये देखेंगे। सबसे पहले शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का उद्गम पहले कहाँ लिया जाता था? तो पाना बरस की पहाड़ी, है ना। लेकिन अब कहाँ लिया जाता है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। कहां से लिया जाता है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। पहले क्या था? पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से, ठीक है। फिर दूसरा देखो खारून, खारून नदी कहां से निकलता है? ठीक, तो खारून नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है जी? खारून नदी के तट पे बसा हुआ शहर रायपुर, है ना। तो ये कहां से निकलता है? संजारी बालोद से। कहां से निकलता है? संजारी बालोद से। मनियारी देखो, पेंड्रा लोरमी का पठार सिहावल सागर, है ना, यहाँ से पेंड्रा लोरमी, लोरमी के पठार बिलासपुर से। तांदुला कहां से निकलता है? तो बिलासपुर, सॉरी, भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलता है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल याद रखना और कहां पे जाकर के विसर्जित होता है, उसकी लंबाई भी याद रखना। तो शिवनाथ नदी की लंबाई 290, सबसे छत्तीसगढ़ में लंबी बहने वाली नदी, ठीक है। खारून 208 याद रखना, मनियारी 145 के आसपास, ठीक। खैर इसको याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो अभी क्वेश्चन का डिमांड क्या बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कहां से कहां उद्गम हो रहा है। तो ए का आपने को क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्या? ए का 2, ए का 2, ठीक है। बी का क्या दिख रहा है? 3, बी का 3 ये दिख रहा है ना, और ये बी का 1 दिख रहा है। तो ये ऑप्शन अपने पास सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है बोल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य और मैकल श्रेणी, ठीक है। कौन सा प्राकृतिक विभाजन एवं नदी बेसिन सुमेलित है बोल रहा है, ठीक है। तो बघेलखंड के पठार में कोरबा बेसिन, ठीक है। बघेलखंड के पठार में कोरबा बेसिन, कोरबा बेसिन कहाँ आएगा जी? छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती क्षेत्र में हसदेव नदी के में, हसदेव नदी, है ना। तो ये बघेलखंड के पठार में आएगा क्या? नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में आएगा, ठीक। तो ये तो सुमेलित नहीं हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। हसदो रामपुर बेसिंग है ये। हसदो रामपुर बेसिंग कहाँ मिलता है? बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। बघेलखंड का पठार जो किसके लिए प्रसिद्ध है जी? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारण्य का पठार कोटरी बेसिन, यही अपने को क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। कौन सा सही दिख रहा है? दंडकारण्य का पठार कोटरी बेसिन, ये सही दिख रहा है। मैकल श्रेणी में गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन ये कहाँ आएगा? लास्ट तरफ दक्षिणतम क्षेत्र में आएगा। तो ये दंडकारण्य कोटरी बेसिन ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही दिख रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? तो जसपुर में याद रखना, बेने, गुल्लू, ठीक है, राजपुरी, रानी दाह,
इसी में सबको कंफ्यूजन होगा, अभी इसको क्लियर करता हूं, है ना। रानी दाह और दानपुरी, दानपुरी, खुड़िया रानी, ये सब जलप्रपात कहाँ है जी, जसपुर के क्षेत्र में। इसी को याद रखना, रानी दाह याद रखना जसपुर क्षेत्र में, रानी दरहा अलग है, रानी दरहा अलग है, और रानी दहरा अलग है। ठीक है, तो हरा वाला क्षेत्र कहां पे होगा, कवर्धा याद रखना। हरा वाला क्षेत्र कौन सा, कवर्धा। रानी दरहा वाला क्षेत्र याद रखना, ये हो जाएगा सुकमा। ठीक है, रानी दरहा वाला क्षेत्र याद रखना सुकमा, रानी दहरा वाला याद रहेगा कवर्धा। हरा वाला क्षेत्र कहाँ याद रखना, कवर्धा क्षेत्र में याद रखना। ठीक है, और ये रानी दाह कहाँ होगा, ये होगा जसपुर के क्षेत्र में। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जी, राजपुरी दिख रहा है, रानी दाह दिख रहा है, दानपुरी दिख रहा है, चर्रे मर्रे जलप्रपात ये कहा, नारायणपुर में, नारायणपुर है ना, कांकेर क्षेत्र में। ठीक, तो ये तो दक्षिणतम वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये तीनों सही हो जाएगा, 1 2 और 3। कहां पे 1 2 और 3, 1 2 और 3 कहां पे है जी, 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी। कहां पे दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर डी में 1 2 और 3 क्या है, सही है। 17 देखो, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, तो सीकासार परियोजना सबसे पहले देखो कौन से नदी, पैरी नदी पर, दुधावा जलाशय। ठीक है, तो दुधावा जलाशय कहां पे है जी, मलाज कुंडम क्षेत्र जो कांकेर वाला क्षेत्र है वहां देखने को मिलता है। राजीव गांधी है ना, और संजय गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो एक का अपने को क्या देखने को मिलेगा जी, संजय गांधी परियोजना को क्या बोला जाता है, खारंग नदी पर बनाया गया है। ठीक है, संजय गांधी परियोजना खारंग नदी पर। राजीव गांधी परियोजना जो है वो मनियारी नदी पर। 2 का क्या हो जाएगा, डी। दुधावा परियोजना महानदी पर। ठीक है, क्लियर। अब देखो 4 का ए दिख रहा है, 4 का ए कहां पे है, 4 का ए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है क्या अपने को, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का सी दिख रहा है, 2 का क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, 3 का क्या दिख रहा है, बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एक ही सही दिख रहा है आपने को, 4 का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो कौन सा सही है पहले ये देखेंगे। 18वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष के वन है। ठीक है, वन संपदा के संबंध में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। ये तेंदुपत्ता वाला जो क्षेत्र वनोपज, वन संपदा के बारे में पूछा गया है, वनोपज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख वनोपज कौन सा है, तेंदुपत्ता संग्रहण है। ठीक है, ये याद रखना। 19वां नंबर का देखो, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला का याद रखना जी, इसका 608 वर्ग किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तमोर पिंगला। गोमर्डा का कितना है जी, गोमर्डा 278 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 278। पामेड़, पामेड़ का याद रखना, देखो पामेड़ कहां पे है आपका, इसको देखेंगे, बादल खोल याद रखना 105 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये आपको वर्ग किलोमीटर वाले फॉर्म में नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो 608 है ना, 278 105, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, याद रखना होगा। तो अब देखो ये कौन कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो तमोर पिंगला कहाँ है, सूरजपुर में, ये सही दिख रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक, गोमर्डा फिर क्या दिख रहा है, गोमर्डा रायगढ़ में सोनकुत्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोनकुत्ता के लिए। ठीक, पामेड़, पामेड़ बस्तर में नहीं है, कहाँ है, बीजापुर में। कहाँ पे है, बीजापुर में। कब बनाया गया है इसको, 1900
1983 में। कब बनाया गया है? 1983 में। और इसका वर्ग किलोमीटर याद रखना 265 वर्ग किलोमीटर। कितना याद रखना? 265 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया इतना? क्लियर? ठीक है, तो क्या दिख रहा है अपने को? तमोर पिंगला रायगढ़, सॉरी सूरजपुर सही दिख रहा है, गोमर्डा रायगढ़ सही दिख रहा है, पामेड़ कहाँ पे? बीजापुर में। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपने को? बस्तर। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बादलखोल जसपुर ये सही दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है, पामेड़ बस्तर। ठीक है, केवल 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सुमेलित नहीं होगा। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र देखो किस जिले में स्थित है? तो बिलासपुर सरगुजा वाले क्षेत्र में हसदो रामपुर बेसिंग स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 21वां नंबर का देखो, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? तो विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनेंगी जी, तो ये होगा भुजिया जनजाति में। ठीक है, कौन सी जनजाति? भुजिया जनजाति। और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखना है? इन लोग का जो रसोई घर होता है, उस रसोई घर में अगर अन्य गोत्र का कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा तो उस घर को क्या करेंगे? तोड़ फोड़ करके अलग कर देंगे और उसके स्थान पे नया घर बनाएंगे। ठीक है, इतना कट्टर है भाई। ठीक, लेकिन मेन रूप से इनका जो कौन सा पूजनीय वाला वस्तु है? तो कछुआ याद रखना। कछुआ को ये लोग क्या करते हैं? एकदम विशेष पूजा करते हैं। ठीक है, इनके रसोई घर को क्या बोला जाएगा? लाल बंगला कहा जाता है, लाल बंगला। और छिंदा भुजिया, चौखुटिया भुजिया, दो इनके क्या होते हैं? उपजातियां होते हैं। कौन सा? चौखुटिया भुजिया और छिंदा भुजिया। रसोई घर को क्या बोला जाता है? लाल बंगला। ठीक है, विशेष पूजनीय कौन सा है? कछुआ। अन्य गोत्र का कोई व्यक्ति इनके रसोई घर में प्रवेश कर जाता है तो उस रसोई घर को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और जो विवाहित महिलाएं होंगी वो क्या करेंगी? सफेद वस्त्र, सफेद साड़ी धारण करते हैं। कौन सी जनजाति की? तो भुजिया जनजाति की महिलाएं, याद रखना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, मौर्य समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? तो मोहरी क्या है जी? पीपी सहनाई टाइप का है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सहनाई। सहनाई को क्या बोलते हैं? मोहरी। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो सिडोली प्रथा इसको बोला जाता है। मृतक स्तंभ गाड़ने की प्रथा को क्या? सिडोली प्रथा बोला जाता है, सिडोली। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इस परंपरा को मनाया जाता है तो याद रखना, माड़िया जनजाति। कौन सा जनजाति? डंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा। मृतक स्तंभ को क्या किया जाएगा? ये क्या है? सिडोली प्रथा। एक हिसाब से जो मृतक रहेगा उसको दफना दिया जाएगा और उसके स्मृति चिन्ह में मस्त एकदम प्लास्टर करके, है ना, सीमेंट में एक क्या बनाया जाएगा? एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाएगा। अभी उसका प्रचलित रूप क्या ले लिया है जी? सीमेंट ले लिया है। लेकिन अभी भी गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण स्थल में जाकर के देखोगे तो क्या किया जाता है? लकड़ी का खूंटा गाड़ा जाता है। ठीक है, फिर देखो 24वें नंबर का क्वेश्चन। 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न कथनों को पढ़ करके सही विकल्प अपने को चुनना है और उस हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, तो राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है। ठीक है, तो देवी कांगे कंगला मांझी, देवी कांगले कंगला मांझी, ये तो सही दिख रहा है अपने को, है ना। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर नहीं होके रामेश्वर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपने को क्या दिख रहा है? गलत। और इनका आश्रम कहाँ है? जसपुर, गहिरा गुरु। ठीक है, क्लियर जी, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है, 2 गलत दिख रहा है। तो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन दिखो, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। और 25वां क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, लोक कथा और कलाकार। ठीक है, लोक कथा और कलाकार कौन कौन से? सूची 1 को सूची ब से मिलाना है आपने को। ठीक है, तो चंदनी गोंदा देखो, चंदनी गोंदा किससे है जी? रामचंद्र देशमुख, है ना, रामचंद्र देशमुख। ठीक, देहाती कला मंच ये सब का क्या किया था? इन्होंने खोला था। नाचा, नाचा के लिए देखो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, है ना,
नाचा दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। पंडवानी के प्रसिद्ध कौन है? झाड़ूराम देवांगन। इनको क्या कहा जाता है? पंडवानी का जन्मदाता, है ना। और भरथरी, राजा भरथरी, रानी पिंगला के वैराग्य गीत पर आधारित कौन सा है? भरथरी। कौन? सूरजबाई खांडे। ठीक है, सूरजबाई खांडे। क्लियर? सही। तो चंदौनी गोंदा का देखो, ए का क्या दिख रहा है? 2, बी का क्या दिख रहा है? 3, सी का 4, डी का क्या दिख रहा है? 1। 2 3 4 और 1 कहां पे है? 2 3 4 और 1। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या? 2 3 4 और 1। 2 3 4 और 1, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही दिख रहा है। टोटल 25 क्वेश्चन आप लोग देखे अभी, है ना। उसका अच्छे से हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे कि कैसा क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए हमारे पास, है ना। अब उस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, उसका आप लोग क्या करो, कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, कि आपका आउट ऑफ 25 में कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग अगला एमसीक्यू का सेट लेकर के आएंगे। एडीओ से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी आपको जानना है तो फोन कीजिए, है ना, कॉल कीजिए और वहां से जानकारी ले सकते हैं। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और आप कोर्स परचेस करना है तो प्ले स्टोर में से जा करके हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले सेट में। थैंक यू, धन्यवाद।